स्वागतम। आज 19 फरवरी 2026 की कुछ बेहद दिलचस्प घटनाओं और जानकारियों पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी। तो चलिए शुरुआत रक्षा क्षेत्र से करते हैं। एक सवाल है कि भारत हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? इसका उत्तर है फ्रांस। भारत ने राफेल लड़ाकू जेट में इस्तेमाल होने वाली HAMMR मिसाइल के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता किया है। हैमर, इसका पूरा मतलब क्या है? इसका मतलब है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। अच्छा, यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये सिर्फ एक खरीद का सौदा नहीं है, बल्कि भारत में निर्माण की बात है। जी। इसका क्या मतलब है? इसका महत्व बहुत रणनीतिक है। देखिए, ये मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है और रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत में स्वदेशी क्षमता का विकास होगा। तो मतलब अब तकनीक भी हमारे पास होगी? बिल्कुल। और ये समझौता भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होती रक्षा साझेदारी का भी प्रतीक है, जो भारत की सैन्य तैयारी को और सुदृढ़ करेगा। चलिए, अगला विषय भाषा और संस्कृति से जुड़ा है। ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? ओल चिकी लिपि का संबंध संथाली भाषा से है। इसकी रचना 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। अच्छा, 1925? पीजी, ताकि संथाली भाषा को सटीक ध्वन्यात्मक रूप से लिखा जा सके। तो इसके लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं। पहले संथाली कैसे लिखी जाती थी? में लिखा जाता था, लेकिन उससे उच्चारण में वो सटीकता नहीं आती थी। ओल चिकी, जिसमें 30 मूल अक्षर हैं, ने इस कमी को दूर किया और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था। और इसके 100 वर्ष पूरे होने पर हाल ही में नई दिल्ली में एक समारोह भी हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक, सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। जी हाँ, ये सांस्कृतिक संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण है। अब तकनीक की ओर बढ़ते हैं और ये काफी भविष्यवादी लगता है। किस देश की सेना ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया? ये अमेरिका की सेना ने किया है। ये एक पोर्टेबल ऊर्जा प्रणाली है। पोर्टेबल? जी। इसे दूर दराज के सैन्य ठिकानों पर विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। ये कॉम्पैक्ट और उच्च दक्षता वाली तकनीक पर आधारित है। तो इसका मतलब है कि अब कहीं भी किसी भी ऑपरेशन के लिए तुरंत ऊर्जा स्रोत पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, क्योंकि ईंधन की सप्लाई लाइन एक बड़ी चुनौती होती है। सही कहा। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि अभियानों में लचीलापन भी आता है। यह रक्षा प्रौद्योगिकी में अमेरिका की अग्रणी भूमिका को भी दर्शाता है। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत किस संस्था ने की है? इस पुरस्कार की शुरुआत ईशा फाउंडेशन ने की है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव वाले? जी हाँ, जिसकी स्थापना 1992 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। इसका मुख्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। मतलब किसी भी क्षेत्र में? हाँ, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। पहले समारोह में, जो कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में हुआ, रक्षा मंत्री ने 6 व्यक्तियों और 3 सशस्त्र बल कमांडो को सम्मानित किया। अच्छा, अगला विषय व्यापार और विज्ञान से है। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। बायो एशिया, आप कह सकते हैं, जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत प्रमुख शिखर सम्मेलन है। हैदराबाद को तो वैसे भी फार्मा हब कहा जाता है ना? सही कहा। इस सम्मेलन का उद्देश्य बायोटेक नवाचार और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें वैश्विक विशेषज्ञ और निवेशक भाग लेते हैं। तो इससे वहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी फायदा होता होगा? बिल्कुल। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलती है। ये आयोजन वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। अब एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करते हैं। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान यानी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CA प्रसन्न कुमार डी को ICAI का 74वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने चरणजोत सिंह नंदा का स्थान लिया है। और उपाध्यक्ष? CA मंगेश पांडुरंग को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICAI के बारे में कुछ और जानकारी। ये कितनी पुरानी संस्था है? ICAI की स्थापना 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत हुई थी। अच्छा, आजादी के ठीक बाद? जी। ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करती है
और भारत में सीए पेशे की नियामक संस्था है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर लेखा निकायों में से एक माना जाता है और प्रसन्न कुमार डी को इस क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। बहुत खूब। अब कृषि और प्रौद्योगिकी के संगम की एक खबर है। किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में हुआ? इसका शुभारंभ जयपुर में किया गया। ये किसानों के लिए एक डिजिटल सहायता प्रणाली है। तो ये किसानों की मदद कैसे करेगा? मतलब इसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं? देखिए, किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से खेती से जुड़ी जानकारी जैसे मौसम का पूर्वानुमान, फसल संबंधी सलाह और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाना है। ये डिजिटल इंडिया मिशन का ही एक हिस्सा लगता है। बिल्कुल, यह डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जागरूकता को मजबूत करेगा। अब नीति निर्माण की ओर चलते हैं। व्यापक शहरी नीति यानी कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये राज्य केरल है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कैबिनेट ने फरवरी 2026 में इस नीति को मंजूरी दी। ये एक दूरदर्शी कदम लगता है। इस नीति में क्या खास है? इसमें आकर्षक बात यह है कि ये 2050 तक का एक 25 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत करती है। 25 साल का? जी, अनुमान है कि 2050 तक राज्य की 80% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। इसलिए नीति में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज और टिकाऊ शहरी नियोजन पर जोर दिया गया है। यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक विकास का ढांचा है। अब खेल जगत की एक बड़ी खबर। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये कीर्तिमान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने बनाया है। उन्होंने 518 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। 700 विकेट, ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। बिल्कुल। ये रिकॉर्ड कब और कहां बना? उन्होंने ये उपलब्धि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हासिल की, जो भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अच्छा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यूएई के खिलाफ खेला गया था। इससे पहले उन्होंने ड्वेन ब्रावो के 631 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्या बात है। अब एक और दिलचस्प पहल। भारतीय नौसेना ने मिलन गांव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम नौसेना का एक प्रमुख बेस है। मिलन गांव का उद्देश्य क्या है? ये नाम थोड़ा अलग है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रतिनिधियों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा। ये मिलन नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मंच प्रदान करता है। तो इसे हम भारत की विदेश नीति से भी जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह पहल भारत की सागर नीति के अनुरूप है। सागर मतलब? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह पहल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सामरिक भूमिका को मजबूत करती है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित हुआ, जहां AU का मुख्यालय भी है। अफ्रीकी संघ एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी संरचना कैसी है? कितने देश हैं इसमें? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं। 55? जी, लगभग पूरा अफ्रीका। इसका उद्देश्य एकता, शांति, आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हाँ, हाल ही में 2023 में AU को G20 का स्थायी सदस्य भी बनाया गया। हाँ, भारत की अध्यक्षता में। बिल्कुल, जो इसकी बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है। चलिए एक और खेल पुरस्कार की बात करते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? ये पुरस्कार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को मिला है। 2025 का साल उनके लिए शानदार रहा। उनके कुछ कीर्तिमानों के बारे में बताएं। उन्होंने 2025 में 1703 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। सबसे ज्यादा? जी, वह एक साल में 1000 से ज्यादा ODI रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। और सबसे खास बात, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 50 गेंदों में शतक लगाया, जो विराट कोहली के 52 गेंदों के रिकॉर्ड से भी, हाँ, उससे भी तेज था। ये कमाल की बात है। अंत में संगीत जगत से एक दुखद समाचार। गीता पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थीं? गीता पटनायक उड़िया संगीत से संबंधित थीं। वो एक प्रसिद्ध उड़िया पार्श्व गायिका थीं। ओह। 73 वर्ष की आयु में कटक, उड़ीसा में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका निधन हो गया। उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था? उन्हें उड़िया संगीत के स्वर्ण युग की एक प्रभावशाली आवाज माना जाता था।
उन्होंने कई क्षेत्रीय गीतों में योगदान दिया और उड़िया फिल्म एवं संगीत उद्योग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने में मदद मिली। तो आज की चर्चा में हमने रक्षा, संस्कृति, विज्ञान, खेल और नीति निर्माण जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों को छुआ। तो दोस्तों, ये थे 19 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? इंडियाज ओनली मड वोल्केनो इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।